नमस्कार बच्चों, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। कल अपना अध्याय 2 12वीं कक्षा का विषय भूगोल का विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में अपने अध्ययन करवा रहे थे, जिसमें एस्किमो और बुशमैन 2 जनजातियां हमने कर ली थी। अभी अपनी रही हैं भील और गोंड, 2 जनजातियां रही हैं जिनके बारे में अपने आज अध्ययन करेंगे। तो पहले अपने बात करते हैं भील जनजाति की। कौन सी जनजाति की? भील। संथाल और गोंड जनजाति के बाद में अगर तीसरे नंबर पर कोई जनजाति आती है तो वो भील जनजाति है, और पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजाति है। ये आपको मैंने जो 6 जनजातियां लिखवाई थी अलग अलग हिसाब से, जैसे उष्ण शुष्क प्रदेशों में रहने वाली, ठंडे प्रदेशों में रहने वाली, उष्ण प्रदेशों में रहने वाली, शीतोष्ण प्रदेशों में रहने वाली, पर्वतीय और पठारी प्रदेशों में रहने वाली, जब ये जनजातियां आप लोगों को लिखवाई थी तो उसमें आपको ये बताया गया था। अब भील जनजाति हमारे भारत की जनजाति हैं। ये एस्किमो और बुशमैन जनजाति की तरह जो शुष्क और उष्ण प्रदेशों की हैं और ठंडे प्रदेशों की हैं, उनसे कुछ हटकर के है। ये सभ्य समाज के संपर्क में ज़्यादा है और सभ्यता की दृष्टि से अच्छी जनजाति है। तो जो भील जनजाति है वो द्राविड़ियन भाषा का बिल्लू शब्द से उत्पत्ति हुई है। बिल्लू, जिसका अर्थ होता है सामान्य भाषा में बिल्लू। बिल्लू शब्द से, जिसका सामान्य अर्थ होता है तीर अंदाज, धनुर्धारी, या तीर अंदाज, धनुर्धारी, या यूं कह सकते हैं धनुष बाण वाला, है ना, वो जो होता है इसका अर्थ होता है। द्राविड़ियन भाषा का शब्द है ये बिल्लू। बिल्लू से इसकी उत्पत्ति हुई, जिसका अर्थ होता है धनुर्धारी या तीर अंदाज, जो दूर से निशाना साध करके अपना शिकार कर सकता है या किसी को मार सकता है, भेद सकता है, वो सब भील जनजाति के गुणों में शामिल है। भील जनजाति के लोग बहुत ही अच्छे धनुर्धारी होते हैं, बहुत ही अच्छे तीरंदाज होते हैं, और ये निशाना साधने में बड़े निपुण होते हैं। तो इसलिए भील जनजाति की उत्पत्ति किससे हुई? बिल्लू शब्द से हुई। संस्कृत के क्रियामूल की अगर हम बात करें, संस्कृत के क्रियामूल शब्द की अगर हम बात करें तो उसका भी अर्थ निकलता है भेदना, साधना, या तीरों के द्वारा चलाना। तो धनुष और बाण के द्वारा किसी लक्ष्य को भेदना, या किसी लक्ष्य की प्राप्ति करना, या लक्ष्य को साधना, या उसको मारना, ये भी हो सकता है। तो भील जनजाति का क्रिया के मूल में जाएं तो भी ये शब्द निकलते हैं। अब यही बात खत्म नहीं होती, भील जनजाति का पुराणों में भी बड़ा वर्णन है। जैसे 18 पुराण हैं अपने यहाँ, 18 पुराणों को मानते हैं। तो उन पुराणों के अंदर जब हम शिव पुराण को पढ़ते हैं तो उसमें भी ये बात आती है कि शिव का एक पुत्र था निषाद। क्या नाम था? बताएं जरा। निषाद। निषाद शिव का एक पुत्र था। उसने क्या किया, शिव जहां एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो आवागमन करते थे तो एक नंदी रखा करते थे, नंदी बेल, ठीक है। उस नंदी बेल को उस निषाद ने कोई कारण से मार दिया। तो शिव ने उसको दंड दिया, निषाद को, क्योंकि शिव को क्रोध आया, उसने उसके नंदी बेल को मार दिया। तो इस बड़े पुत्र को दंड दिया, और दंड स्वरूप इसको ये कहा कि तू पर्वतों के अंदर जाकर के, पर्वतों के ऊपर जाकर के, या पठारी भूमि के अंदर जाकर के, पथरीले क्षेत्र के अंदर जाकर के वहां निवास कर, वहीं रहना है तुझे, यहाँ नहीं आना, अब मेरे पास में मत आना। तो ये दंड स्वरूप भी ये कहा गया कि निषाद को पर्वतों में भेज दिया गया, और वो निषाद के आगे फिर वंशज, आगे जो उनकी वंश परंपरा चली, उसके उनको सबको भील के नाम से जानते हैं, आदिवासी के नाम से जानते हैं, ठीक है। रामायण में भी कुछ ऐसा ही वर्णन आता है। एक रामचंद्र जी जब लक्ष्मण और सीता जी के साथ में वनवास में वनगमन के लिए जा रहे थे तो उनको भूख लगी वन क्षेत्र में जाते समय, और भूख लगी तो उन्होंने एक बुढ़िया की कुटिया थी, जो झोंपड़ी थी, उसके अंदर जाकर के उन्होंने कहा कि माता कुछ खाने को दो। और वो जो बूढ़ी माई थी उसका नाम था सबरी। क्या नाम था? सबरी।
अब सबरी ने बेर खिलाए तो वो यूं मानते थे कि राम में बड़ी आस्था थी लोगों की, बड़ा अच्छा श्रद्धा थी, मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं इनको। तो उन्होंने ये सोचा कि ये जो राम हैं ये इतने बड़े कृपालु, दयावान और बहुत ही अच्छे राजा भी हैं, शासक भी हैं और बड़ी मर्यादा में रहते हैं, तो इनको मैं कहीं खट्टे बेर ना खिला दूं। तो उन्होंने क्या किया कि पहले बेर को चखा कि जो खट्टा होगा वो मैं फेंक दूंगी, और मीठा बेर राम को दिया। तो जो जूठे बेर खिलाए तो उनको दंड के हिसाब से भी ये मानते हैं कि वो भी भील जनजाति के थे, कि आदिवासी लोग थे, आदिवासी तरीके से रहते थे, ऐसा कुछ वर्णन आता है। महाभारत काल में भी एक ऐसा ही वर्णन आता है। महाभारत काल में क्या है कि उस समय, महाभारत के समय में एकलव्य एक पात्र आते हैं जो भील जनजाति से संबंधित हैं, उसके वंशज मानते हैं, बहुत अच्छे तीर अंदाज थे। यहाँ तक कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी की अगर हम बात करें तो अर्जुन का नाम सबसे पहले आता है। लेकिन एकलव्य उनके बिल्कुल समकक्ष थे, जैसे कर्ण उनके समकक्ष थे, ठीक है ना, भीष्म पिता उनके समकक्ष थे, परशुराम जी उनके समकक्ष थे। तो मतलब उन जैसे ही धनुर्धारी थे वो भी सभी, ठीक है ना। वैसे ही द्रोणाचार्य जी भी बहुत अच्छे धनुर्धारी थे। लेकिन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर की बात करें तो अर्जुन ने द्रोणाचार्य जी से धनुर्विद्या सीखी और लगातार अभ्यास से इतने वो उसके पारंगत हो गए कि उनके सामने कोई टिक नहीं पाता था। तो एकलव्य ने क्या किया, अपने गुरु की मूर्त बनाई, द्रोणाचार्य जी की मूर्त बनाई, क्योंकि द्रोणाचार्य जी भील जनजाति के लोगों को शिक्षा नहीं देते थे। तो उन्होंने क्या किया कि उसकी मूर्त बनाई और खुद ही गुरु बने और खुद ही शिष्य, धनुष पे बाण चढ़ाते और कहते कि इस पे लक्ष्य साधो, और फिर साधते। तो इतने अच्छे धनुर्धारी थे कि उस समय की पारंगत कह सकते हैं। तो गुरु द्रोणाचार्य जी ने उनका अंगूठा कटवा लिया था, जिससे बाण चलाते थे, दाहिने हाथ का अंगूठा कटवा लिया था, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत अच्छा तीर का संचालन करते थे। तो कुछ ऐसा भी आता है, महाभारत के समय से भी मानते हैं कि एकलव्य के हिसाब से भी देखें। वर्तमान समय में अगर हम कर्नल जेम्स टोड की बात करें तो उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि महाराणा प्रताप का जो अकबर के विरुद्ध सैन्य अभियान हुआ था उसमें देखो दो जनजातियों ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था, एक तो गाड़िया लोहार और एक भील। तो भीलों ने तीरों से और गोफन के अंदर पत्थर डाल करके, क्योंकि पर्वत क्षेत्र के ये बहुत अच्छे, और जो भील जनजाति के लोग होते हैं वो बहुत ही अच्छे तीरंदाज होते हैं, बहुत अच्छे निशानेबाज होते हैं। तो इस कारण से क्या है, उनको कर्नल जेम्स टोड ने भी इनका वर्णन किया है कि भील जनजाति के लोगों ने महाराणा प्रताप का सैन्य अभियान के अंदर साथ दिया था। ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो इनका जो वर्णन आता है भील जनजाति का, ऐतिहासिक दृष्टि से जब हम बात करते हैं तो इनका आता है कि डगारिया, डगारिया का अर्थ होता है डूंगर, डगारिया का मतलब है डूंगरपुर, डूंगरपुर, ठीक है। और बासिया, बांसवाड़ा, और कोटिया, कोटा, ये कुछ रियासतों के नाम बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। देयावा, देवावा का अर्थ है उदयपुर। इनका मतलब मानना यह था कि ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो डगारिया, बासिया, कोटिया और देयावा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा और उदयपुर, इनके अंदर इनकी खुद का शासन था। यहाँ पर ये लोग खुद ही शासक थे और बहुत अच्छे तीरंदाज थे, इनकी खुद की रियासतें थी उस समय की। और ये जो भील जनजाति के लोग होते हैं ये नाटे कद के होते हैं, छोटा कद होता है, जबड़ा थोड़ा बाहर निकला हुआ होता है, और शरीर से सुडोल होते हैं, बहुत लंबा कद नहीं होता, छोटे कद के होते हैं ये, और शरीर से बहुत ही सुडोल और सुंदर होते हैं, और हष्टपुष्ट होते हैं, साहसी होते हैं, वीरता होती है इनमें, बहुत कूट कूट करके भरी, और आज़ादी को ये बहुत ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, प्रसन्नता से देखते हैं, आज़ाद रहना चाहते हैं ये। और आज़ादी की लड़ाई के विरुद्ध ही उन्होंने मुगलों से आज़ादी पाने के लिए ही महाराणा प्रताप का साथ दिया था, कुछ ऐसा इतिहास के अंदर आता है अपने। चोरी करना ये लोग पाप मानते हैं, इनकी आंखें एकदम लाल होती हैं, देखने से डर लगता है, वैसे एकदम लाल होती हैं आंखें, ये इनकी एक स्वाभाविक बात है। वर्तमान समय में अगर हम देखें तो राजस्थान राज्य के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर,
इन जिलों के अंदर इनका निवास स्थान है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ इन जिलों में इनका निवास स्थान है। उसके बाद में अपने मध्य प्रदेश की बात करें, एमपी की, तो एमपी का धार जिला है, झाबुआ जिला है, ठीक है ना, रतलाम है, ठीक है ना। तो ये अपने किसके हैं, एमपी के हैं। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो औरंगाबाद, अहमदनगर, जलगांव, है ना, नासिक, दुबे नहीं, सॉरी, धुले, दुबे गलत लिखा गया, धुले। इन जिलों के अंदर इनका निवास स्थान है, आज भी पाए जाते हैं ये लोग। गुजरात के अंदर पंचमहल, ठीक है, और बड़ोदरा आई बात। ये हैं अब वर्तमान समय में। तो वर्तमान समय में हो गए राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। इन 4 राज्यों के अंदर आज भी भील जनजाति के लोग पाए जाते हैं। अब इनका मानचित्र में अगर हम देखें तो भारत का मानचित्र मेरे साथ में बनाएंगे आप लोग। आप लोगों को बताया था कि विश्व का, भारत का, इनका मानचित्र आपको बनाना आना चाहिए, कुछ देशों का, है ना। तो आप लोग भारत का मानचित्र मेरे साथ में बनाएं, बिल्कुल ऐसे ढीले हाथ से एकदम बहुत ही सुंदर मानचित्र बनाएंगे, और जिसमें अपने देखेंगे कि भील जनजाति के लोग कहाँ पर निवास करते हैं। ये चिकन नेक, मुर्गे की गर्दन, और 7 बहनें भी कह सकते हैं, पूर्वांचल की, पूर्व की 7 बहनें भारत की, है ना। तो आपको जैसा आपको पता है। ये अपना जम्मू और कश्मीर क्षेत्र आ गया। ये भारत, ठीक है। अब इस भारत के अंदर अपने वो देखेंगे कि ये भील जनजाति के लोग कहाँ हैं। तो ये राजस्थान का हिस्सा आ गया, ये गुजरात का आ गया, और ये महाराष्ट्र का, और ये मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा आ गया। ये जो है, ये क्षेत्र जो है वो, ये जो लाल से दिखा रहा हूँ क्योंकि इनकी आंखें लाल होती हैं, तो लाल रंग से मैं दिखा रहा हूँ। तो ये क्षेत्र जो है ये भील जनजाति का निवास क्षेत्र आ गया, ठीक है ना। ऊपर ऊपर यहाँ हेडिंग लगा सकते हैं, भारत जनजाति क्षेत्र, और यहाँ लिख सकते हैं भील जनजाति निवास क्षेत्र, ठीक है। इस प्रकार से हमें इसको देखना है। तो ये तो हो गया वर्तमान समय में भील जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं, किस प्रकार से हैं, और पीछे अपने इनका वर्णन किया कि कहाँ क्या और कैसे होना है। इस प्रकार से आप लोगों को इसको देखना है। अब जी इनकी आर्थिक क्रियाएं क्या क्या हैं, ये अपने मानचित्र में देखें। आर्थिक क्रियाओं में आज वर्तमान समय में भील जनजाति के लोग 80% कृषि कार्यों में संलग्न है।
कभी होंगे शिकार के ऊपर ये लोग, लेकिन आज वर्तमान समय में ये आखेट करते हैं। तीर से 60 मीटर की दूरी तक का शिकार ये बड़ी आसानी से कर लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन कोई विशेष अवसरों पर कुछ विशेष वर्गों के द्वारा ही इनके शिकार की बनती है। बाकी 80% जो भील हैं वो कृषि कार्यों में संलग्न है। कृषि भी ये करते हैं तो स्थानांतरित कृषि करते हैं, जिसको अपने यहाँ इस क्षेत्र के अंदर झूमिंग कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं? झूमिंग कृषि। अब ये झूमिंग कृषि या स्थानांतरित कृषि क्या होती है? स्थानांतरित कृषि आदिवासियों के द्वारा एक क्षेत्र चुना जाता है जंगल का, जिसमें गहरी वनस्पति हो, बड़े बड़े पेड़ हों, पौधे हों, घास फूस हो, ऐसे क्षेत्र को, घना गहरा जो जंगल वाला क्षेत्र होता है, वन क्षेत्र होता है, उसको चुना जाता है। उनको चुन करके और फिर ये उस जंगल को काटते हैं। उस जंगल को काट करके और उसको सूखने के बाद में उसमें आग लगा देते हैं और फिर जो राख होती है उसको बिछा करके खेत तैयार करते हैं और उसमें जीविकोपार्जन वाली चीजें बोई जाती हैं, बीज बोए, जैसे सब्जियां हैं, गेहूं है, जौ है, मक्का है, ये चीजें बोते हैं ये लोग, ठीक है। तो इस प्रकार की जो झूमिंग कृषि है, जो पहाड़ी क्षेत्रों में भीलों द्वारा जो झूमिंग कृषि की जाती है, स्थानांतरित कृषि की जाती है। स्थानांतरित कृषि इसलिए कहा जाता है कि जो जंगल जला करके हमने खेती शुरू की, वो 2-4 वर्षों के बाद में वापिस उसमें नए पौधे, नए पेड़ उगने शुरू हो जाते हैं नीचे से वापिस, तो उनको वो स्थान छोड़ना पड़ता है और फिर दूसरा स्थान चयन करना पड़ता है। तो इसलिए इसको स्थानांतरित कृषि कहते हैं। इसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, कहीं पे मिल्पा, कहीं पे चेना, कहीं पे पेंडा, कहीं पे झूमिंग, कहीं पे स्थानांतरित कृषि, ठीक है ना, कहीं पे चिमाता, कहीं पे दजिया, कहीं पे दीपा, इस प्रकार से इनको पुकारा जाता है। तो ये लोग जो पहाड़ी क्षेत्रों में झूमिंग कृषि करते हैं उसको चिमाता कहते हैं, और जो मैदानी भाग है जिसके अंदर खेती करते हैं उसको दजिया कृषि कहते हैं। दजिया एक कर भी लगा था, इतिहास की बात है तो आप लोग सारे जानते हो। तो ये लोग चिमाता और दजिया कृषि भी भील जनजाति के लोग करते हैं। इसके अलावा ये लोग भोजन के अंदर मुख्य रूप से इनका जो भोजन है, खाने का जो पदार्थ है, मोटा अनाज मक्का है, मक्के का भोजन ये करते हैं हमेशा, ठीक है ना। और विशेष उत्सवों पर या कोई प्रतिभोज हो या कोई विवाह शादी हो या कोई वैसे त्योहार हो तो ये लोग चावल बनाते हैं, और चावल को चोखा कहते हैं ये लोग, चोखा। प्रतिभोज के अंदर चावल बनाते हैं जिसको चोखा कहते हैं ये लोग विशेष उत्सवों पर। और ये लोग लापसी भी बनाते हैं जो गुड़ से बनती हैं, वो भी बनाते हैं। और इनके प्रत्येक घर में प्रतिदिन छाछ और आटे के द्वारा राबड़ी बनाई जाती है, वो प्रत्येक घर में इनके प्रतिदिन बनती हैं भील जनजाति के लोगों के। और ये विशेष उत्सवों पर महुआ से बनी हुई शराब का सेवन भी करते हैं। महुआ से बनी शराब इनका प्रिय पेय पदार्थ है, जो विशेष उत्सवों पर, विशेष अवसरों पर ये लोग पीते हैं, शराब का सेवन करते हैं। अब ये लोग जो शराब का सेवन करते हैं, ये इनकी पिछड़ी हुई अवस्था को भी प्रदर्शित करता है, क्योंकि ये पिछड़ी हुई अवस्था है तो इसलिए विशेष उत्सवों में, विशेष अवसरों पर ये लोग शराब का सेवन करते हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ इनका भील जनजाति की आर्थिक क्रियाओं का। इसके अलावा इनका जो निवास है, जो ये लोग निवास में रहते हैं, वो कैसा है, इनके परिधान कैसे हैं। तो वस्त्रों की अगर हम बात करें पहले, निवास से पहले, तो ये वस्त्रों के अंदर क्या होता है कि ये लोग पहले सिर्फ लंगोट पहनते थे, स्त्रियां कमर के नीचे वस्त्र पहनती थी, आज़ादी से पहले की बात है। आज़ादी के बाद में अब ये वर्तमान में कुछ लोग ये धोती कुर्ता, कुर्ता पजामा और वर्तमान में पैंट शर्ट भी पहनने लगे हैं। और औरतें जो हैं वो घाघरा पहनती है नीचे, ऊपर चोली पहनती है, चुनरी ओढ़ती है, ठीक है ना, सलवार सूट भी पहनने लगे हैं। तो इस प्रकार से इनमें परिवर्तन आया है, धीरे धीरे इनमें अभी परिवर्तन आ रहा है। तो वर्तमान में इनकी वेशभूषा जो है वो अपने जैसी ही है, आधुनिक वेशभूषा है इनकी। इसके अलावा ये पित्तल के, एल्यूमिनियम के, चांदी के, सोने के आभूषण भी पहनते हैं, वो इनके स्थिति के, आर्थिक स्थिति के अनुसार पहने जाते हैं। और सभी को लगभग आभूषण पहनने का शौक है, जैसे पैर के अंदर पायल वगैरह, हाथों में कड़ा वगैरह, कानों में बालियां, ठीक है ना, ये इस प्रकार के आभूषण ये लोग सभी पहनते हैं। पुरुष वर्ग भी कानों में बालियां और हाथ में कड़ा वगैरह पहनता है, ठीक है ना। तो ये लोग एल्यूमिनियम के, चांदी के, सोने के, पीतल के, इनके आभूषण पहनते हैं। अब जी इनके अगर अपने रहने के निवास स्थान की अगर हम बात करें, तो निवास स्थान के अंदर जो छोटे गांव होते हैं,
जो इनके छोटे गांव होते हैं, जिन झोंपड़ी बनाते हैं, ये झोंपड़ी घास फूस से, बांस की लकड़ियों से और घास फूस से, पत्थरों से, इनसे तैयार करते हैं और छत के ऊपर पत्थर की जो खपरेलें होती हैं उनको लगा देते हैं और फिर उसकी लिपाई पुताई गोबर से या जो गेरू होता है लाल रंग का, उससे ये लिपाई पुताई करके बहुत ही सुंदर बना लेते हैं और उसके ऊपर चित्रकारी भी ये कर देते हैं छोटी झोंपड़ियों के ऊपर। तो इनके जो छोटे गांव होते हैं, कुछ एक झोंपड़ियों का जो समूह होता है, छोटे गांव होते हैं, उनको फला कहते हैं। क्या कहते हैं? फला। ठीक है। और जो बड़े गांव होते हैं उनको पाल कहते हैं। क्या कहते हैं? पाल। बड़े गांव होते हैं। और छोटी झोंपड़ियां जो होती हैं उनको कू भी कहते हैं, जैसे महाराणा प्रताप का किक्का नाम भी था ना, छोटा बचपन का। तो इनको क्या है, कू भी कहते हैं झोंपड़ियों को। इसके अलावा इनके पास में दो तरह के बाण होते हैं। एक होता है हरियो, जो प्राण पखेरु उड़ाने वाला हो, हरियो। और एक होता है रोबदो, जो किसी भी पक्षी के अंदर से निकलेगा और उसको भेदन करके वहीं छोड़ देगा, तड़फेगा वो, जरूरी नहीं है मरे। और जो हरियो होता है वो प्राण पखेरु उड़ा भी देता है, हर लेता है। ठीक है ना? तो उसका अर्थ प्राण हरने से भी होता है। तो ये दो प्रकार के बाण ये लोग रखते हैं। इसके अलावा इनके पास में खंजर, तलवार या जैसे खुरपी है, दंताली है, इस तरह के औजार भी ये लोग मिट्टी को बिछाने के लिए, जुताई करने के लिए या फैलाने के लिए या फसल को काटने के लिए ये लोग रखते हैं। इसके अलावा कुछ बर्तन भी होते हैं, जैसे पीतल के बने हुए हैं ना, मिट्टी के बने हुए हैं, इस तरह के बर्तन भी रखते हैं। ये एक पक्षियों को, जो पक्षी होते हैं उस क्षेत्र में, उन पक्षियों को या छोटे जानवरों को फंसाने के लिए एक फंदा तैयार करते हैं। उस फंदे को फटकिया कहते हैं। क्या कहते हैं? फटकिया कहते हैं, कि फटकिया लगाया है उसमें फंस गया। ठीक है ना? एक फंदा तैयार करते हैं, उसको फटकिया कहते हैं ये भील जनजाति के लोग। अब इनकी सामाजिक व्यवस्था की बात अगर हम करें तो पितृसत्तात्मक समाज है। जैसे अपने यहाँ पुरुष प्रधान है समाज है, जैसे पितृसत्तात्मक परिवार है, कल मैंने आपको बताया था, तो इनके भी पितृसत्तात्मक परिवार हैं। बाल विवाह का प्रचलन ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी छोटा हो या बड़ा हो, सभी भील की पत्नी होती हैं। सभी की पत्नी होगी, चाहे वो वृद्ध हो, भले ही चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो, तो ये नहीं कह सकते कि बाल विवाह नहीं होते इनमें। तो सभी की पत्नियां होती हैं, चुन के रखते हैं ये इस हिसाब से। अब जी सभी का एक एक गण चिन्ह होगा, जो जिस कबीले का होगा उस किले का एक गण चिन्ह होगा इनका विशेष, और उसी हिसाब से इनकी विवाह शादियां होती हैं। एक इनके अंदर विवाह शादी होती हैं, जैसे दो प्रकार की होती हैं। एक होता है विवाह मूल्य दे करके। ये लोग क्या करते हैं, लड़के वाले लड़की वाले के घर जाएंगे, हमेशा रिश्ता जो लेकर के जाएगा वो वर पक्ष लेके जाएगा, और वर पक्ष होता है लड़का वाला। ठीक है ना? तो लड़के वाले जो होते हैं वो लड़की वालों के घर जाएगा, और इनके बीच में एक मध्यस्थता करने वाला, एक मीडियम वाला, जिसको अपने कहते हैं ना बिचौला, वो भी इनके होता है। तो उसको भी ये साथ में लेकर के जाते हैं, और वो जो बीच का आदमी होता है वो जा करके इनकी बात करवाता है। तो उसमें क्या होता है कि लड़की का जो पिता होता है वो तय करता है कि मुझे क्या देना है आप लोगों को, और मूल्य में ये धन नहीं देते। मूल्य के अंदर जैसे बेल हैं, गाय हैं, इस तरह की चीजें दी जाती हैं, कंबल हैं, इस तरह की चीजें। और जो 5 मुखिया बैठते हैं वो भी अपने क्या करते हैं, इनको 5 को कंबल और बेल और गाय दिए जाते हैं, और उस बिचौले को भी दिया जाता है। और लड़की वालों को तय होता है कि मुझे 12 बेल चाहिए, 10 बेल चाहिए, इतने कंबल चाहिए। ठीक है ना? इस प्रकार से, या इतनी गाय चाहिए, इस प्रकार से ये मूल्य दे करके लड़की को लेकर के आते हैं। इनकी एक और भी परंपरा है जिसको कहते हैं गोल गाधेड़ो। क्या कहते हैं? गोल गाधेड़ो। अब गोल गाधेड़ों में क्या होता है कि लड़के को सूरवीरता दिखानी होती है, साहस का परिचय देना होता है, चाहे वो किसी हिंसक जानवर को मारे, या गांव के अंदर इनके जो जो छोटा फला होता है या पाल होता है, उसके अंदर जो सबसे ताकतवर होगा उससे लड़ना, उसको हराना, या दूसरी कोई जगह का है तो उसको हराना, या कोई ऐसा वीरता का, सूरवीरता का कार्य करके दिखाना पड़ता है जिसमें उसकी हड्डियां भी टूट सकती हैं, जान भी जा सकती है, जोखिम भरा काम होता है। ठीक है ना? चाहे बेल से झगड़ा करे, वो लड़ाई करे, या मान लो कोई हिंसक जानवर को मारे या पकड़े, इस प्रकार का कोई साहसपूर्ण काम करेगा तो उसको मन चाही लड़की के साथ में विवाह करने की छूट है इनको, वो कर सकता है शादी। इस परंपरा को गोल गाधेड़ो परंपरा कहते हैं। इस लड़के ने क्या किया कि गोल गाधेड़ो किया, कि इसने साहस का परिचय दिया, इस प्रकार का है। अब इनकी सामाजिक मान्यताओं में अगर एक बात और देखें तो ये लोग शिव की पूजा तो करते ही करते हैं,
शिव इनका आराध्य देव मानते हैं ये। इसके अलावा ये लोग नाग देवता की पूजा करते हैं, ये नाग देवता को बहुत अच्छे से मानते हैं, नाग देवता की पूजा करते हैं। इसके अलावा सोम, जाखम और माही नदी का जो त्रिवेणी स्थान है, उस त्रिवेणी स्थान के ऊपर जनवरी फरवरी के अंदर बेणेश्वर में मेला लगता है। सोम, जाखम और माही नदी का जो त्रिवेणी संगम स्थान है, त्रिवेणी कहते हैं जहाँ तीनों नदियां आपस में मिलती हैं, ऐसे स्थान के ऊपर बेणेश्वर में एक मेला भरता है, जिसके अंदर पूजा पाठ होती है, शिव की आराधना होती है, और रात्रि काल में लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में जाकर के रास लीला का आयोजन किया जाता है। जब इनमें कोई संकट की घड़ी हो, ऐसा लगे बिलों के ऊपर कोई संकट आ रहा है, या इनके कोई गांव के ऊपर जैसे फला है या पाल है, बड़ा गांव है, छोटा गांव है, या कोई एक कबीला है जिसपे संकट आ रहा है, तो ये एक रण घोष करते हैं, आवाज निकालते हैं, फायरे 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 फायरे। ऐसे करेंगे तो ये कुछ ही समय में सारे भील धनुष, बाण, तलवारें, खंजर वगैरह लेकर के इकट्ठे हो जाएंगे कि कोई संकट है। तो ये इनका रण घोष है इस हिसाब का, फायरे फायरे। और इनका एक मुखिया होता है, छोटा हो चाहे बड़ा हो, गांव हो, उस गांव का एक तरह से शासक कह सकते हैं, जिसको ये लोग गमेती कहते हैं। क्या कहते हैं? गमेती। शासक को क्या कहते हैं? गमेती कहते हैं। और उस शासक का एक मार्गदर्शक होता है। क्या होता है? मार्गदर्शक, जिसको कहते हैं बोलावा। बोलावा, इस मार्गदर्शक को। तो इस प्रकार से ये भील जनजाति के लोग आपस में मिलजुल करके एक संगठित परिवार की तरह ये लोग आपस में जीवन यापन कर रहे हैं, जीवन यापन में समूह में रह रहे हैं। वर्तमान समय में ये भील जनजाति के लोग शिक्षा का प्रचार प्रसार होने के कारण ये लोग शिक्षित होने लगे, और आज वर्तमान समय में ये बहुत अच्छे ऊंचे ऊंचे पदों पर भी विराजमान हैं, अच्छे पोस्टों के ऊपर इनको नौकरियां मिली हैं, सरकारी नौकरियों में भी हैं। इसके अलावा ये लोग जैसे दिहाड़ी मजदूरी करने में भी, कृषि कार्य में भी, और इसके अलावा खनन कार्यों में भी, और इसके अलावा उद्योगों के अंदर भी ये लोग आज वर्तमान समय में अपना आदिम अवस्था को छोड़ करके कुछ आधुनिकता को अपनाए हुए हैं, आधुनिकता के जीवन यापन में लगे हुए हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा देखा जाए तो भारत में आज भी बहुत से ऐसे भील जनजाति के लोग हैं जो आज भी उसी अपनी आदिम अवस्था का अनुसरण किए हुए हैं, आज भी उसी आदिम अवस्था के अंदर जीवन यापन करते हैं। तो ये थी अपनी भील जनजाति, जिसके बारे में अपने जो इनका निवास क्षेत्र है उसके बारे में, आदिवास के बारे में, पहनावे के बारे में, भोजन के बारे में, आर्थिक क्रियाओं के बारे में हमने जो चर्चा की वो आप लोगों ने सुनी। थैंक यू।